अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम अंश रूलर्स, जिसके बारे में मैंने D10 में चार्ट बनाया था और आप लोगों ने बहुत सराहा था और आपने कहा था कि अलग अलग डिविजनल चार्ट्स पे बात करिए, तो उसी सीरीज़ में D9, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चार्ट है क्योंकि सभी को आशा है ये जानने की कि हमारा मैरिज कैसा रहेगा, तो आज हम बस केवल उस पर बात करेंगे, D9 के मैरिज एस्पेक्ट पे, और अंश रूलर से देख के कैसे बता सकते हैं कि व्यक्ति का जीवन अब उसके विवाह के बाद कैसे बीतेगा। लेकिन इससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने वहाँ कमेंट और सुझाव भी लिखे। यदि आपको और भी कुछ हमें बताना है, हमसे कुछ पूछना है, तो ज़रूर लिखिए और बेल आइकन भी याद से दबाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। तो जब हम बात करते हैं नवांश की, नवांश से हम क्या देखते हैं? सबसे पहले व्यक्ति अपना वैवाहिक जीवन या प्रेम वो देखना चाहता है। उसमें हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा वो जीवन जो है, जीवन का वह पक्ष जो है वो अच्छा गुजरेगा या इतना अच्छा नहीं गुजरेगा? इसके लिए BPHS और सारे क्लासिक्स में अंश रूलर्स या अंश के जो स्वामी हैं वो दिए गए हैं और आपको ये जे होरा में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। जब हम D9 की बात करते हैं या नवांश की बात करते हैं तो वहाँ उनके 3 स्वामी हैं अंश के, देवता, मनुष्य और राक्षस। इसके बारे में मैं बहुत अपने डिविजनल चार्ट्स के क्लासेस में बहुत चर्चा करती हूँ, बहुत इन डेप्थ जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको मैं संक्षिप्त में एक टेक्निक ज़रूर बताती हूँ जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि इस व्यक्ति का जो मैरिज है वो कैसे जाएगा। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले इनको तो जान लें कि ये देवता, मनुष्य और राक्षस ये कैसे होते हैं। देवता यानी कि जो बहुत सैक्रिफाइसेस करता है, जिसमें बहुत सारे अच्छे गुण हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है अपने काम की और चाहता है कि जिस लिए हम यहाँ मैरिज के लिए बात करें तो मैरिज को आगे बढ़ाए बिना एक्सपेक्ट किए कि सामने वाला क्या कर रहा है। जो काम वो करना चाहता है, जिस काम के लिए उसके हृदय में एक बात बनी है, वो बहुत अच्छे से उसका निर्वाह करे और वो लोग जो होते हैं हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने भाग्य में ऐसा मैरिज लिखवा के लाए हैं क्योंकि हम आपके चार्ट देख रहे हैं, हम आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आप अपने चार्ट में ऐसा लिखवा के लाएं कि आपका मैरिज जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। फिर हम देखते हैं D9 के बारे में, D9 के मनुष्य अंश के बारे में। मनुष्य भी बहुत काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन मनुष्यों में एक और पॉइंट है कि वो जो काम करते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको उसका कुछ ना कुछ मुआवजा मिले या उनको जो उन्होंने जितना अपना लगाया है, भरसक प्रयत्न किया है, उसके बारे में कहीं अधिक ज़्यादा मिले। तो यहाँ पर लेन देन का एक सिस्टम होता है, मैंने तेरे लिए किया, तू भी मेरे लिए कर या करेगी। तो ये दोनों ये चीज़ आपको मनुष्य अंश में नज़र आएगा। और राक्षस अंश की जब बात करते हैं, हम राक्षस प्रवृत्ति की बात करते हैं क्योंकि आज हमें लोग यहाँ पर ना देवता दिखेंगे ना हमें कोई राक्षस दिखेगा, लेकिन हमें वो जो राक्षस प्रवृत्ति नज़र आएगी कि भाई बहुत जिद होना या बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होना, व्यक्ति में गुस्सा बहुत होना, व्यक्ति अपने काम के लिए कुछ भी कर लेना लेकिन सामने वाले के लिए उतना उसमें ना थोड़ा सा भी लेश मात्र के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना या बहुत मारा पीटी होना। अब मैलेफिक और बेनिफिक, इनके राक्षसांश आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि 7th लॉर्ड या 7th हाउस में कोई ग्रह ऐसा बैठा है जो मैलेफिक है और राक्षस अंश में बैठा है, तो वहाँ आप मान के चलिए कि हाथापाई होने की भी पूरी संभावना है। इनफैक्ट मैं प्रिंसिपली ये चेक करती हूँ कि कहीं चार्ट में मार्स राक्षसांश में तो नहीं बैठा है, और फिर यदि बेनिफिक बैठ गया राक्षसांश में तो भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हाँ शायद हाथापाई ना हो लेकिन मेजर इश्यूज तो वो भी दिखाएगा। इस
इसको मैं आपको 2 उदाहरण से समझाती हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं उदाहरण मेरे एक फ्रेंड, मेरे क्लाइंट का, जिन्होंने मुझे अनुमति दी कि मैं आपके साथ चार्ट शेयर कर सकूं। तो you know who you are. I want to thank you a lot for giving me the permission to share your chart. अब आप ये देखिए कि यहाँ तुला लग्न आता है और सप्तम भाव जो है वो मेष राशि में आता है। सप्तम भाव में उच्च के एकादशेश सूर्य बैठे हैं। एकादश भाव आपके बच्चे और स्पाउस एंड चाइल्ड को बताता है। बुध जो है वो द्वादश भाव का स्वामी है और रेट्रोग्रेड है, नवम भाव का भी स्वामी है। बुध भी वो दिखाता है क्योंकि सेपरेटिव इन्फ्लुएंस देता है, क्योंकि वो द्वादश भाव का स्वामी है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप ये देखिए कि राहु केतु एक्सिस पर भी है, तो वहाँ पर इश्यूज दिखा रहा है। ये हमने D1 से देखा क्योंकि कहानी जो है वो D1 से ही शुरू होती है। इसको हम आगे लेके जाते हैं और D9 पे देखते हैं। D9 में हमने देखा कि वापस लग्न क्या है, धनु लग्न है, और धनु लग्न का जो का सप्तम भाव यदि आप देखेंगे तो वो हमें मिथुन राशि में आता है और वहाँ भी सूर्य बैठा है, यानी सूर्य भाव उत्तम है। वर्गोत्तम में 2 तरह के होते हैं, भाव वर्गोत्तम और राशि वर्गोत्तम। उसका कॉन्सेप्ट कभी हम और इन डेप्थ आगे बढ़ेंगे उस पर। लेकिन आज आप ये देखिए कि सूर्य, इस पर भी मैंने एक बनाया है वीडियो कि सेपरेटिव प्लैनेट है, सप्तम भाव पे बैठ जाए तो आपको ऐसा स्पाउस दे देगा जो अपने आप से ही नहीं उभर रहा है और वो बहुत प्रॉब्लम कर सकता है, बहुत बॉसी, बहुत डोमिनेटिंग, जिसके कारण व्यक्ति उस रिलेशनशिप में रह ही नहीं सकता है। तो वहाँ तो आपने देखा कि D1 और D9 दोनों में ही है। अब मैं यदि आपको अंश और सूर्य जो है D9 में पुनर्वसु नक्षत्र में वो रिपीटेड मैरिज दे रहा है, एक तो डुअल राशि में, ऊपर से पुनर्वसु में, तो वो रिपीटेड मैरिज आपको दे ही रहा है। इतनी सारी स्टोरी तो हमने एक ग्लांस में देख ली। और जब आप अंश रूलर देखेंगे तो आप देखेंगे कि लग्न और सूर्य दोनों ही राक्षस अंश में हैं। तो मैंने व्यक्ति से ये पूछा कि आपके मैरिज में, किसी भी मैरिज में, क्योंकि उनका 2 विवाह हो चुका था, तो मैंने पूछा आपके किसी भी मैरिज में मारपीट, फिजिकल वायलेंस, फिजिकल अब्यूज़ था क्या? तो उन्होंने बोला कि आई हैड टू गेट आउट ऑफ द मैरिज बिकॉज ऑफ द फिजिकल अब्यूज़। तो आप देख रहे हैं कि आर्म्स रूलर्स, एक बार यदि आर्म्स रूलर्स का मतलब समझ में आ जाता है कि वो कौन से देवता हैं जो हमें क्या फल दे सकते हैं, हम बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब एक और चीज़ आप देखिए, एक और चार्ट ले रही हूँ, तो उन्होंने मुझे जो चार्ट दिया था उसमें आप देखिए कि लग्न जो है वो सिंह राशि से बनकर आता है और सप्तम भाव में पूर्व भद्र नक्षत्र में गुरु बैठे हैं। तो आप बोलेंगे ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो सप्तम भाव में तो कोई बेनिफिक बैठा है और वो भी अपने ही नक्षत्र में। नहीं, एक तो पूर्व भद्र नक्षत्र है, वो भी मैरिटल इश्यूज दिखाता है और गुरु 7th हाउस में उसकी पोजीशन अच्छी नहीं मानी गई है। क्लासिक्स में इसका वर्णन है और मैंने ये देखा है अक्रॉस द क्लासिक्स कि वो मैरिटल इश्यूज दिखाता है। ऑल्सो यहाँ पंचमेश जो है वो सप्तम भाव में गया है, तो विवाह के बाद ही नहीं, विवाह के एक बच्चा होने के बाद व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम्स आती है। ये शास्त्र बोल रहे हैं, 5th लॉर्ड इन द 7th हाउस। तो एक ये चीज़, और दूसरा आप देखिए कि D9 में 7th हाउस में वीनस है क्योंकि लग्न कर्क बन गया है और वीनस 7th हाउस में। लोग बोलेंगे कारको भावनाशाय, तो आपको मेरा कारको भावनाशाय का वीडियो देखना है। लेकिन एक बात याद रखिए कि आपको आर्म्स रूलर से ही पूरी स्टोरी नज़र आएगी। यदि मैंने आर्म्स रूलर देखा तो मैंने देखा कि उनका गुरु और शुक्र दोनों ही राक्षस अंश में था। तो यहाँ पर बेनिफिक्स हैं, क्या वो मैलिफिक्स के जैसे मारपीट और कोर्ट कचहरी और ये सारी चीज़ें दिखाएंगे? नहीं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स फिर भी दिखाएंगे। और आप देखिए कि यहाँ जो शुक्र गुरु है, तो मैंने बोला कि इनके जो जीवन में प्रॉब्लम्स कहाँ आएंगी, ये व्यक्ति को इनके साथ मारपीट, ये लेडी थी
और इन्होंने कहा था कि इनके साथ मारपीट हुई है, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि इनके स्पाउस ने इन पर हाथ उठाया है लेकिन मारा नहीं है। और यही मैंने प्रेडिक्ट किया था कि भाई मारेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर बेनिफिक गुरु है, हो सकता है हाथ उठाएं, बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करें। तो ये चीज़ आपको बहुत क्लियरली आपके चार्ट में नज़र आएगा। और इसी तरह हम बहुत सारे वर्ग कुंडलियों में उनके अंश रूलर्स के साथ बहुत सारी बातें जान सकते हैं। हमेशा की तरह बोलूँगी, यदि आपको और भी कुछ जानना है तो ज़रूर लिख कर बताएं। वी विल मेक मोर वीडियोज़ ऑन दैट। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।